हेलो बच्चों, वेलकम टू इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ई सरल, जहाँ पे समय समय पर आपको मोटिवेशन एंड गाइडलाइन मिलती रहती है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट। बच्चे इस चैप्टर को पढ़ तो लेते हैं पर ये चैप्टर उनके दिमाग तक नहीं पहुँच पाता। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि मेरे साथ इस चैप्टर को आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो ये आपका चैप्टर दिमाग में भी घुसेगा और आपके स्पाइनल कॉर्ड में। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के फंक्शन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा, जो समय समय पे आपको मोटिवेशन एंड गाइडलाइन देती रहती है। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस साल के धमाकेदार रिजल्ट दिखा दूं। ये वो हमारे सुपरस्टार हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके अपनी ड्रीम परसेंटेज को गेन किया है। आप भी कर सकते हो। कैसे, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ई सरल के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स के साथ। बच्चों, हम आपको एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ समय समय पर लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, आपका स्कूल साथी प्रोग्राम भी चला रहे हैं, मेंटरशिप भी दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आप ले सकते हो। कैसे? क्लास 9th वाले बच्चे कैप्टन कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए और क्लास 9th के साथ आईआईटी या जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे शक्ति कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी के साथ क्लास 10th वाले वो बच्चे जो अच्छी परसेंटेज लेना चाहते हैं वो चैम्प कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। क्लास 10th के साथ ही हमारे साथ जुड़ने वाले वो बच्चे जो ड्रीम आईआईटी कॉलेज या अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं वो अग्नि जेई नीट कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और अपनी आईआईटी या नीट दोनों में ही अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। चलो बच्चों, चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे बात आती है कि मैम ये कंट्रोल क्या है, ये कोऑर्डिनेशन क्या है। पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे बच्चों हम मिल बांट के काम करते हैं। अगर एक किसी काम को डिस्ट्रीब्यूट करें तो सब मिलजुल कर कुछ ना कुछ काम करते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कोई ना कोई काम किसी ना किसी ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में चलता है। और ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? व्हेन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क इन अ रेगुलर मैनर इट इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करते हैं और इसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेशन की बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है और दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मिलेगा। इसके अलावा एक टाइप का और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में मिलता है, दैट इज मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। पर इस चैप्टर में हम दो ही कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। बात करें पहला हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, दैट इज नर्वस सेल या बोल सकते हैं न्यूरॉन। ठीक है, It's specialized for conducting information via electric impulse from one part of the body to another। ठीक है, ये मैसेज को क्या बोला है साइंस की लैंग्वेज में? इम्पल्स बोला। तो इम्पल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अ न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसकी लेंथ कहाँ तक हो सकती है? अप टू 100 सेंटीमीटर तक सबसे लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में जो मैसेज को रिसीव करता है पार्ट उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो पार्ट आगे मैसेज को पास करेगा वो है सेल बॉडी, इसको साइटोन भी बोला जाता है। आगे मैसेज जाएगा एक्सॉन में, देन एक्सॉन टर्मिनल में। एक्सॉन टर्मिनल से नर्व एंडिंग बनेगी। इस नर्व एंडिंग में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आगे मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में भेजेंगे। तो इस तरीके से न्यूरॉन की एक श्रृंखला जुड़ती है, चेन जुड़ती है, जिससे मैसेज कहाँ पहुंचेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई ना कोई रेस्पॉन्स देगा, उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेगा। वो डिसीजन मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस कहाँ आ जाता है? इफेक्टर ऑर्गन में आ जाता है। तो इस तरीके से हम एक्शन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी में मिलियन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स क्या है?
a small gap between two adjacent neurons where the nerve impulse passes from one neuron to another in one direction. जो impulse जाएगा, जो मैसेज जाएगा वो एक डायरेक्शन में जाता है, फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिस्पॉन्स वापस आता है वो भी मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक ही डायरेक्शन में जाएगा. तो मैसेज हमेशा या इम्पल्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव होता है. ठीक है, बात कर लिए कैसे काम करता है, कैसे हमारी बॉडी में मैसेज या इम्पल्स मूव होता है. तो बात करें, मान लो मैंने किसी पिन को छू लिया है ना, तो वहां से रिसेप्टर के थ्रू ये रिस्पॉन्स, ये जो इम्पल्स है ये कहाँ मूव करेगा? रिसेप्टर के थ्रू. ये मूव करेगा सीएनएस के पास. कहाँ मूव करेगा? सीएनएस के पास. कौन से न्यूरॉन के थ्रू? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू. सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा उसके अगेंस्ट कि क्या हुआ है हमारी बॉडी में, कैसे अब आगे इसके अगेंस्ट हमें रेस्पॉन्स करना है. तो वो मैसेज वापस भेजेगा इफेक्टर के पास. इफेक्टर जो रेस्पॉन्स शो करेगा किसके, कौन से न्यूरॉन के थ्रू? इफेक्टर न्यूरॉन बोल लो या मोटर न्यूरॉन बोल लो. ठीक है, तो हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप के न्यूरॉन मिलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इफेक्टर न्यूरॉन, और इनके बीच में सेंसरी और इफेक्टर के बीच में जो मैसेज रहता है वो रिले न्यूरॉन के बीच में रहता है. ठीक है, तो 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं अपनी बॉडी में. ठीक है, ये बेसिकली सीएनएस में रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहेगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है. जो बीच में जुड़ा रहता है सेंसरी न्यूरॉन से इफेक्टर न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन रहेंगे उसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन. ठीक है, बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की. अब ये कौन सा जंक्शन है? मैंने आपको बताया मैसेज या इम्पल्स आता है हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू. वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई डिसीजन लेगा और वो डिसीजन मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर के पास आएगा और हमारा रेस्पॉन्स शो हो जाएगा. ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मैसेज या इम्पल्स मूव होता है जब हमारा टर्मिनल न्यूरॉन जो होता है, इफेक्टर न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन का जो टर्मिनल एंड होता है वो किसी ना किसी मसल से कनेक्ट रहेगा रेस्पॉन्स शो करने के लिए, कोई ना कोई मूवमेंट होगी. तो ये कौन सा पॉइंट है? द पॉइंट वेयर अ मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद टर्मिनल एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन. कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स करने के लिए मसल में कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी तभी रेस्पॉन्स शो होगा. जो टर्मिनल एंड होता है मोटर न्यूरॉन का, वो जिस मसल से जुड़ा रहता है उसे कौन सा जंक्शन बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. मान लो ये मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है, एक नर्व एंडिंग है, वो मसल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, आगे हम देखें रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें. मैं इसको आपको पढ़ा चुकी हूँ. जैसे ही मैंने आपको बताया कि सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज को वापस भेज देगा इफेक्टर के पास. तो इस तरीके से मैसेज हमारी बॉडी में, इम्पल्स हमारी बॉडी में मूव होता है और हम रिस्पॉन्स शो करते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब हमें किसी एक्शन के अगेंस्ट रैपिड रिस्पॉन्स दिखाना होता है. जैसे मैंने किसी हॉटपॉट को छू लिया, तो हॉटपॉट छूने के बाद मेरा क्विक रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं अपने हाथ को जल्दी से हटा लूंगी. तो वहां पे हमारा सिस्टम काम करेगा रिफ्लेक्स एक्शन. यहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा स्पाइनल कॉर्ड का. ठीक है, तो अ रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या है? कुछ भी चेंज इन द इन्वायरमेंट, कुछ भी इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज होगा और जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं वो चेंज क्या है? दैट इज स्टिमुलस. और हमारी बॉडी में मैसेज जो मूव होते हैं उसे साइंस की लैंग्वेज में इम्पल्स बोला जाता है. ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. जैसे कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीजें रैपिड रिस्पॉन्स वाली हैं. हम जल्दी से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं. इसमें कौन इन्वॉल्व रहता है? ब्रेन रहता है. ठीक है, ये हमें, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये डैमेज से हमें बचाता है. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन द मैसेज इज पासेज स्ट्रेट टू द मोटर न्यूरॉन थ्रू रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड्स में भी रहेंगे. रिफ्लेक्स एक्शन आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड थ्रू स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है बच्चों, therefore the process of detecting signal or the input and response to it by an output action is completed quickly. रिफ्लेक्स आर्क क्या है? मैंने आपको बताया क्विक रिस्पॉन्स होता है इस रिफ्लेक्स एक्शन. उसमें जो रास्ता फॉलो होता है, जो पाथ इन्वॉल्व होता है, उस पाथ को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे. ठीक है, द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज
called reflex arc. Reflex arc for heat sensation is given below. जैसे एक हीट सेंसेशन का आपको एग्जांपल दिया है, मान लो हॉटपॉट को छू लिया, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन, सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के पास, रिले न्यूरॉन के पास, उनके बीच में रहेंगे। रिले न्यूरॉन से मैसेज या इम्पल्स कहाँ मूव होगा? मोटर न्यूरॉन की तरफ, और मोटर न्यूरॉन से वापस आएगा इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, और हमारा हाथ वहां से हट जाएगा। तो क्विक रेस्पॉन्स हुआ ना, तो कौन इन्वॉल्व है इसमें? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, आगे हम देख लेते हैं। ये वही पाथ है जो मैंने आपको बताया, इसमें सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है, सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व है, स्पाइनल कॉर्ड है। ये इसके पाथ बताए हैं कि कौन कहाँ से इम्पल्स मूव होता है और कैसे रेस्पॉन्स शो होता है। ठीक है बच्चों, नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मैसेज को इंटरप्रेट करता है, उसके अगेंस्ट कुछ न कुछ डिसीजन लेने का काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो न्यूरॉन निकलते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं उसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलते हैं उसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व की बात करें तो 12 पेयर्स में होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो ये 31 पेयर्स में होते हैं। बात करें ह्यूमन ब्रेन की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? आपका ब्रेन है। ब्रेन का अगर हम ब्रेन को आगे फर्दर डिवाइड करें तो ब्रेन को फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, 3 सब क्लासेस हैं इसकी, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन बनाता है, अराउंड 80% आपके ब्रेन का क्या है? फॉर ब्रेन है। मिड ब्रेन जो फॉर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। हाइंड ब्रेन पीछे वाला, ब्रेन का पीछे वाला पार्ट क्या है? हाइंड ब्रेन है। ठीक है, हमारा ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, एक कवरिंग रहती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस प्रोटेक्शन को, आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? मैनिंग्स बोला जाता है। हमारा ब्रेन जो होता है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, क्रेनियम बोला जाता है उसको, और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है बच्चों, ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। इस तरीके से लार्जेस्ट पोर्शन क्या है इसका? सेरिब्रम है, जो कि फॉर ब्रेन का एक पार्ट है। फिर उसके बाद मिड ब्रेन आ जाता है, देन हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन की बात करें तो फर्दर 3 डिवाइड हैं, इस 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और आपका डायनसिफिलोन। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं है। हाइंड ब्रेन को फर्दर देखा जाए तो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिबेलम डबल एल आ रहा है ना इसकी वर्ड में, तो डबल एल मतलब ये बैलेंस को मेंटेन करता है, पोजीशन मेंटेन करने का काम करता है। और सेरिब्रम जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है, आपका सेंसरी पार्ट होता है, यहीं पे डिसीजन मेकिंग का काम होता है। ठीक है बच्चों, फॉर ब्रेन की बात करें, पहला हम फॉर ब्रेन देख लेते हैं। इट इज द लार्जेस्ट, मोस्ट डेवलप्ड एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहीं पे सोचने, समझने, मेमोरी, स्पीकिंग, सब कुछ स्किल सीखने का काम यही वाला पार्ट करता है। ठीक है, इसका मेन फर्स्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग, यूजेज और इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें डिफरेंट एरिया मिलते हैं, एरिया एसोसिएशन बोला जाता है, जिसमें आपके सेंसरी एरिया रहेंगे, है ना, मोटर एरिया रहेंगे, जो कि जो एक्शन अभी हुआ है हमारी बॉडी में, जो भी चेंजेस हुए हैं, वो पहले वाले प्रीवियस मेमोरी से चेक किया जाता है कि क्या हमारे साथ पहला भी ऐसा कुछ हुआ है। तो यही वाले यहाँ पे ब्रेन का पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, दूसरा फॉर ब्रेन का पार्ट क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब। यहाँ पे बच्चों ये कैसे होते हैं? ये दीज आर अ पेयर ऑफ वेरी स्मॉल सॉलिड क्लब शेप बॉडीज हैं। ठीक है, कहाँ रहेंगे? रेस्पॉन्सिबल, ये इस वाले पार्ट में, सेरिब्रम के नीचे वाले पार्ट में कर्व शेप में स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरीके से 2 रहेंगे, पेयर में रहते हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग स्मेल फॉर डिफरेंट रिसेप्टर्स। ये स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है अपना डायनसिफिलोन। डायनसिफिलोन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, दूसरा पार्ट है थैलेमस। हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है? ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, कि हमें भूख प्यास का एहसास इसी हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, कि हमें पता लगता है जब भूख लग रही है, प्यास लगता है, तो उस वक्त हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मिड ब्रेन की बात करें तो फॉर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने का पार्ट है ये। ठीक है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक टू लोकेट साउंड एंड विजुअल रिफ्लेक्शन दैट आर इन्वॉल्व इन फोकसिंग द ऑब्जेक्ट। जब अचानक हमें कोई पीछे से आवाज देता है तो हमारी हेड की, ट्रंक की जो मूवमेंट होती है,
टूवर्ड्स द साउंड, वो किसकी वजह से होती है? मिड ब्रेन की वजह से होती है, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, आई मसल्स में जो मूवमेंट होती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी सडन ही रिस्पॉन्स है, ये भी कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो फर्दर 3 क्लासेस हैं इसकी, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरिबेलम की बात करें तो पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। पॉन्स की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करें तो ये भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्लाइवेशन, ब्रीथिंग, ये सारी एक्टिविटी जो कि इनवॉलेंट्री है वो आपका पॉन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा ही कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ हाइंड ब्रेन की बात करें तो सेरिबेलम फर्स्ट है कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, इट कंट्रोल प्रिसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है। मेजरली वॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम, ठीक है। मेडुला कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, एग्जाम्पल स्लाइवेशन, ब्लड प्रेशर एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग सेंटर कौन है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। पॉन्स क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देख लें। हमने नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में आपका ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड का एक फंक्शन हम देख चुके हैं जो कि आपका है रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, सोमैटिक और ऑटोमेटिक। सोमैटिक की बात करें जो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, वो नर्व जो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करेंगी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी, और वो न्यूरॉन जो ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करेंगी, ठीक है, जो कंट्रोल करेंगी वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब इमरजेंसी कंडीशन में हम आ जाते हैं तो सिंपैथेटिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है। जब हम इमरजेंसी कंडीशन से बाहर आ जाते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। सिंपैथेटिक मतलब जैसे ही हमारे सामने कुछ एकदम इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, तो उस केस में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो इमरजेंसी कंडीशन हट जाएगी और हम नॉर्मल कंडीशन की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक में वापस एनर्जी कम होने लग जाती है, यूजेस, ठीक है। ये तो बात हुई, हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लांट में किस टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्लांट में बच्चों नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ठीक है। मसल टिश्यू भी नहीं होते हैं प्लांट्स में और नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है, तो कैसा कोऑर्डिनेशन करेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन प्लांट में पढ़ने से पहले हम प्लांट के मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट सिर्फ मूवमेंट कर सकता है। तो प्लांट में 2 टाइप की मेन मूवमेंट होती है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट जिसको इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस भी बोला जाता है, दूसरी है ग्रोथ मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जिसको ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोला जाता है या डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं नॉन ग्रोथ मूवमेंट या इमीडिएट रिस्पॉन्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई का पौधा। उसमें क्या होता है, जैसे ही हम टच करते हैं किसी लीफलेट को तो पूरी लीफ बंद हो जाती है ना, और जैसे ही हम टच वहां से हटा देते हैं तो वापस लीफलेट खुल जाती है। तो ये कैसा हुआ? इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, पर इससे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये कैसी हो गई? नॉन ग्रोथ मूवमेंट हो गई। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ, the plant rather move its leaves in response to touch. Sensitive plant give immediate response to the stimulus. Movement of part of plant occur in a point different from the point. जहाँ पे टच करते हैं वहां से रिस्पॉन्स किसी अदर डायरेक्शन में भी हो सकता है। टच तो हमने एक लीफलेट को किया पर पूरी लीफ बंद हो जाती है, तो टच कहीं पे और हुआ और रिस्पॉन्स कहीं और से हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे टच किया वहीं पे रिस्पॉन्स हो, ठीक है, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे मिमोसा प्यूडिका प्लांट दिखाया गया है, जैसे ही हमने टच किया वो इस तरीके से सारी लीफलेट बंद हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, कि ग्रोथ से रिलेटेड कौन कौन सी मूवमेंट है। तो इनकी हम बात करें तो प्लांट जो है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट करते हैं, इसको डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, और कैसा बोला जाता है? ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। सम प्लांट्स लाइक पी, pumpkin and cucumber climb up other plants and wall. This occur by mean of tendrils. आपने देखा होगा पी प्लांट जो है उनमें टेंड्रिल स्ट्रक्चर मिलती है,
एक मॉडिफिकेशन है प्लांट का, टेंड्रिल्स होती हैं, वो जैसे ही किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आती है तो वो उस पर सर्कल बना के ऊपर की ओर ग्रोथ करने लग जाती है। तो डायरेक्शनल हुआ कि वो अपवर्ड मूव हो रही है और ग्रोथ भी हो रही है प्लांट की उससे, तो ये कैसा हो गया, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गया, डायरेक्शनल हो गया। और इसका तीसरा नाम क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, पहला अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट कि प्लांट में किस किस स्टिमुलस की वजह से, स्टिमुलस मतलब चेंज, किस किस चेंज की वजह से कैसे कैसे ग्रोथ होती है और कैसे कैसे डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो इसमें स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस आपका लाइट भी हो सकता है, ग्रेविटी भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है और कुछ केमिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखने वाले हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो नाम से ही पता लग रहा है लाइट के रिस्पॉन्स में, लाइट आने पर प्लांट में जो डायरेक्शनल मूवमेंट होगी, जब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होगी या ट्रॉपिक मूवमेंट होगी, उसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। जैसे एक प्लांट की बात करें, जो स्टेम होती है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, टुवर्ड्स द लाइट मूव करती है। पर यही हम रूट की बात करें तो रूट हमेशा डाउनवर्ड, है ना, लाइट के लाइट अवे जाती है। तो आपकी जो स्टेम हो गई वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, जबकि रूट आपकी कैसी शो करती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट called phototropic movement, the phenomena involved is called phototropism। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोला जाता है। ठीक है, स्टेम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमेशा लाइट की टूवर्ड्स ही मूव करेगा। ठीक है, हम बात कर ले सेकेंड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियो मीन्स ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मूवमेंट होगी उसे बोलेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे रूट की बात कर ले, वो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी की तरफ मूव करेगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी, जबकि आपकी स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है तो वो कैसी मूवमेंट होगी, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये जिस तरीके से एक प्लांट को दिखाया गया है कि वो हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव हो रही है, जो स्टेम है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव हो रहे हैं, तो इस टाइप का मूवमेंट क्या कहलाएगा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो फिनोमिना होगा उसे बोला जाएगा जियोट्रॉपिज्म बोला जाएगा। ठीक है, बात कर ले थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। नाम में ही हाइड्रो आ रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के अगेंस्ट जो मूवमेंट होगा उसे बोला जाएगा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर वाटर के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रही है तो वही अगेन पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट होगी, और जो वाटर के अगेंस्ट मूवमेंट होगी उसे बोला जाएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे रूट हमेशा पानी के टुवर्ड्स ही मूव होती है, स्टेम उसके अपोजिट। तो इस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रूट या स्टेम से रिलेटेड कि किस टाइप की मूवमेंट शो कर रहा है। कीमोट्रॉपिज्म की बात करें तो किसी केमिकल के प्रति जो मूवमेंट होगा उसे बोला जाएगा कीमोट्रॉपिज्म, और फिनोमेना को क्या बोला जाएगा, कीमोट्रॉपिज्म। जैसे बात कर लें, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे, आपने पढ़ा होगा जर्मिनेशन इन पॉलन ग्रेन्स, है ना, जिस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे आता है, ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को स्टिग्मा बोला जाता है, तो वो पॉलन ग्रेन आगे से पॉलन ट्यूब बनाता है, तो पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द ओवरी होता है, तो वो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते हैं ओव्यूल के अंदर, एक्सेल की जो आसपास की सेल्स होती है वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उस केमिकल के प्रति जो कि टुवर्ड्स जो मूवमेंट होती है पॉलन ट्यूब की उसे बोला जाता है पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे यही दिया गया है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्लांट में प्लांट हार्मोन। हमने मूवमेंट देख ली, प्लांट पे दो टाइप की मूवमेंट देख ली। अब हम प्लांट कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं कि प्लांट कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास नर्वस सिस्टम है ना मसल सिस्टम है, प्लांट में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन मिलता है थ्रू हार्मोन, है ना। तो इन केमिकल्स को क्या बोलेंगे, हार्मोन्स ही बोला जाता है, जिसके थ्रू प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो पहला प्लांट हार्मोन है आपका ऑक्सिन, जो कि कहाँ सिंथेसाइज होता है, रूट टिप पे या शूट टिप पे। ठीक है बच्चों, दीज आर यूजुअली सिंथेसाइज इन द टिप ऑफ शूट, इट हेल्प देम टू ग्रो लॉन्गर। ऑक्सिन का क्या काम है, ये जो प्लांट सेल है इसको इलोंगेट करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। ठीक है, प्लांट हार्मोन को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करेंगे। तीन एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के,
ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड गिबरलिन्स। अगर इनहिबिटर्स की बात करें तो इनहिबिटर्स में आ जाता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है इथाइलिन। इथाइलिन के डुअल फंक्शन है, वो बहुत सारे केसेस में प्रमोटर का काम भी करता है पर कहीं कहीं पे इनहिबिटर का काम करता है। तो इथाइलिन आपके प्रमोटर में भी आता है और इनहिबिटर में भी आता है, ठीक है। ऑक्सिन पहला प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जो कि कहाँ सिंथेसाइज होता है, शूट टिप पे होता है, ठीक है। ये प्लांट को बढ़ने में, ग्रोथ में प्रमोट करता है। व्हेन प्लांट आर फेसिंग अ लाइट सोर्स दे शो बेंडिंग टूवर्ड्स। जब हम प्लांट को किसी एक डायरेक्शन से लाइट देते हैं तो जो प्लांट है, जो स्टेम है, वो उसकी तरफ लाइट की टूवर्ड जो क्या है, बेंड कर जाती है। क्यों? क्योंकि इसके शेडी साइड में, स्टेम के जो शेडी साइड में ऑक्सिन का डिपोजिशन हो जाता है। वो स्टेम सेल्स को इलोंगेट करने का काम करते हैं। इसी के लिए जैसा अपना स्टेम होता है वो कैसा हो जाता है, बेंड हो जाता है, क्योंकि शेडी साइड में ऑक्सिन का सिंथेसिस या ऑक्सिन का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है बच्चों। सेकेंड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन है, गिबरलिन्स। ये प्लांट हार्मोन्स का अनिल कपूर कहलाता है क्योंकि ये एवरग्रीन हार्मोन है, सब टाइप की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जर्मिनेशन को भी प्रमोट करता है, इलोंगेशन को भी, फ्रूटिंग को भी, सेल डिवीजन को भी, सब हर टाइप की ग्रोथ को प्रमोट करता है गिबरलिन। साइटोकाइनिन की बात कर ले तो सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। दीज आर द हार्मोन्स विच प्रमोट सेल डिवीजन। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन अकर इन फ्रूट्स, क्योंकि वहीं पे सबसे क्या होता है, सेल डिवीजन। और सीड्स में भी, ठीक है, जहाँ पे रैपिड ग्रोथ होती है वहां पे साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा ही मिलेगा। एब्सिसिक एसिड जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ये क्या करेगा, एब्सेशन का काम करेगा, है ना, विल्टिंग का काम करेगा, लीफ को झड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बात कर ले हम, ये मैं आपको टेबल बता ही चुकी हूँ कि प्लांट हार्मोन्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। इसके अंदर तीन है हार्मोन्स, ऑक्सिन, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करेगा, सेल एलोंगेशन का, गिबरलिन जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड आ जाता है और दूसरा इथाइलिन आ जाता है। इथाइलिन के डुअल फंक्शन है, कैसे देख लेते हैं। पहला फंक्शन इथाइलिन का क्या है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट करता है, फ्रूट्स को पकाने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावर को ओपन करने का भी करेगा, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को बढ़ा रहा है। पर दूसरा एब्सेशन कहाँ कर रहा है, ये एब्सेशन ऑफ लीव्स, यानी एब्सेशन करेगा, उनकी सनेंसिंग करवा देता है, उनको झड़ा देता है, विल्टिंग का काम करेगा। तो डुअल फंक्शन हो गए ना इसके, ठीक है। साथ ही साथ जो इथाइलिन है अकेला गैसियस हार्मोन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बात कर ले जो एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन मिलेगा। अभी तक हमने प्लांट के मूवमेंट, प्लांट में कैसा केमिकल कोऑर्डिनेशन मिलता है ये देख लिया, एनिमल में नर्वस सिस्टम की वजह से कैसे कोऑर्डिनेट होता है ये देख लिया। अब हम एनिमल्स में केमिकल की वजह से कैसे कोऑर्डिनेशन होता है वो देख लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू ही होगा, जैसे प्लांट्स में हो रहा है। प्लांट्स में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ये वाले हार्मोन्स मिलेंगे। एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, है ना। ये ग्लैंड्स क्या करेंगी, कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल से क्या है, हार्मोन। ये एनिमल्स में ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकती हैं और कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी को सप्रेस भी कर सकती है, ठीक है। तो एनिमल हार्मोन को देखते हैं। इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन पे ही फोकस करेंगे, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, तो वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है, ठीक है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो उनके पास बकायदा डक्ट होती है, तो वो डक्ट के थ्रू अपने केमिकल को, हार्मोन को अपने टारगेट ऑर्गन के पास रिलीज कर देती है। पर एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई भी डक्ट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है आपकी थायराइड ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। अभी सारे एग्जाम्पल देख लेंगे हम, ठीक है। ये टोटल 9 टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके सीक्रेशन भी आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पहली बात कर ले पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से मेन हार्मोन रिलीज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, जो कि क्या प्रमोट या क्या रेगुलेट करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी है, मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड का मतलब ये हो गया कि ये ऐसी ग्लैंड है जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करती है, उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकती है, यानी उनकी फंक्शनिंग को बढ़ा या कम कर सकती है, ठीक है। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है आपका, थायराइड। थायराइड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस ग्रोथ, ठीक है, फूड के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है।
थर्ड इज पैराथायराइड, जो कि थायराइड के पास में ही रहेगा। पैराथॉर्मोन इससे रिलीज होता है और ये कैल्शियम बैलेंस को कंट्रोल करता है। फोर्थ इज एड्रिनल। एड्रिनल जो किडनी होती है ना, उसके ऊपर एक कप शेप में स्ट्रक्चर होती है ना, पेयर में होती है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। एड्रेनलिन रिलीज होता है जो कि क्या अपनी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास आपका ऐसा ग्लैंड है जो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। मतलब पेनक्रियास से कुछ ऐसे सीक्रेशन रिलीज होते हैं जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, तो वो आ जाते हैं आपके एंडोक्राइन पार्ट में। और ऐसे भी हार्मोन रिलीज होते हैं पेनक्रियास से जो डक्ट के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंचेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पेनक्रियास से विद डक्ट अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंचता है, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट की बात कर ले तो इससे इंसुलिन रिलीज होता है जो कि विदाउट डक्ट अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचता है और क्या कंट्रोल करता है, ग्लूकोज बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्टिस, जो कि मेल में मिलते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं और एनिमल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरीज, जो कि फीमेल में मिलती हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मतलब फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट करवाती हैं, ठीक है। अब हम ये एक आपके पास दिखाया गया है डायग्राम कि कहाँ कहाँ पे किसकी क्या पोजीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस भी आपका एंडोक्राइन है क्योंकि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी आपकी मास्टर ग्लैंड है जो कि सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपका क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज भी, जिसके मैंने आपको बताया, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पेनक्रियाज आपका किस टाइप का ग्लैंड है, तो मिक्स टाइप का है। मुझे बताना, इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि डक्ट के थ्रू एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। आगे हम देखें हार्मोन डिसऑर्डर्स का। हार्मोन डिसऑर्डर के बारे में पढ़े तो हार्मोन डिसऑर्डर क्या है। देखो बच्चों, जो हार्मोन होते हैं ना, एक पर्टिकुलर फंक्शन पे ही रिस्पॉन्स या फिर इफेक्टिव होते हैं। अगर उनकी कंसंट्रेशन ग्लैंड से ज़्यादा है, ग्लैंड में ज़्यादा बन रहा है ना, और ग्लैंड में अगर कम बन रही है, यानी सिक्रेशन उसका ज़्यादा है और कम है, तो वो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। तो वही है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। ऑल हार्मोन्स सीक्रेटेड इन आवर बॉडी आर रिक्वायर्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। हमारी बॉडी में स्पेसिफिक अमाउंट में ही हार्मोन का अफेक्टिव रोल होता है। अगर ज़्यादा है तो उसे बोला जाता है हाइपर सिक्रेशन, अगर कम रिलीज हो रहा है तो उसे बोला जाएगा हाइपो सिक्रेशन, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन कैसी है, हार्मफुल है, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर ले। देखो बच्चों, जो ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करती है, पर हार्मोन किसी टारगेट ऑर्गन में कब तक फंक्शन करे, तो ये कंट्रोल होता है फीडबैक मैकेनिज्म में, ठीक है। और फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, कि किस टाइम तक ये रिलीज हो और कितने अमाउंट में रिलीज हो, ये फीडबैक मैकेनिज्म ही कंट्रोल करेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द शुगर लेवल इन बॉडी राइज, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियास, जो कि कौन डिटेक्ट करता है, पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स हो गई, अल्फा सेल्स हो गई। पेनक्रियाज में दो टाइप की सेल्स मिलेंगी, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ठीक है। विच रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को रिलीज करती हैं, ठीक है। और इंसुलिन का क्या फंक्शन है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज आया, ब्लड में ग्लूकोज आया, तो वो पेनक्रियाज की सेल्स डिटेक्ट करती है, बीटा सेल्स डिटेक्ट करती है। जैसे ही बीटा सेल्स के पास सिग्नल चला जाता है कि फूड आ चुका है बॉडी में, तो इंसुलिन क्या करता है, सारी ब्लड ग्लूकोज को कहाँ भेज देता है, सेल्स के अंदर भेज देता है, ठीक है। और क्या होगा, तो इंसुलिन की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो गया। अगर मान लो बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा तो क्या होगा, वही ब्लड में ग्लूकोज रह जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को शुगर पेशेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, ये फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है। द फ्लो चार्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज गिवन बिलो। कार्बोहाइड्रेट रिच मील इज टेकन, जैसे ही फूड खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर गया। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल ग्लूकोज है, मोनोसेकेराइड है। जैसे ही वो आया बॉडी के अंदर, ग्लूकोज लेवल राइज इन ब्लड, ब्लड में पहुंचेगा सारा ग्लूकोज,
पेनक्रिएटिक बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन। उसी के वक्त पेनक्रियास के पास क्या पहुंचेगा, सिग्नल पहुंच जाएगा कि बॉडी में ग्लूकोज आ चुका है, तो वो बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगी, इंसुलिन रिलीज करेंगी, और यही इंसुलिन क्या करता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजता चला जाता है। इंसुलिन स्टिमुलेट सेल टू टेक अप ग्लूकोज। इसकी वजह से जैसे ही सेल्स के अंदर ग्लूकोज चला गया तो ब्लड में जो ग्लूकोज था उसका अमाउंट कम हो गया, और क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल फॉल्स डाउन इन ब्लड, और ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। मान लो कुछ ना कुछ अमाउंट में वैसा हमारी ब्लड में शुगर रहता है, मान लो कि इसका लेवल कम हो गया, पेनक्रिएटिक इंसुलिन का लेवल कम हो गया, तो क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ता चला जाएगा और पेशेंट कैसा हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में कम हो जाता है तो यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, आपकी पेनक्रिएटिक सेल्स के पास, बीटा सेल्स के पास, कि भाई इंसुलिन ने अपना काम कर दिया है, सारा ग्लूकोज सेल्स के पास पहुंचा दिया, अब इंसुलिन का जो सिक्रेशन है उसे रोक दो। तो यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है। यहीं से सिग्नल, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो सिग्नल कहाँ पहुंचेगा, पेनक्रिएटिक की बीटा सेल्स के पास, और ये क्या कहलाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे वन शॉट लेक्चर्स के साथ, सो अपनी प्रिपरेशन बनाए रखें। गुड लक।